प्यारे बच्चों, मेरा नाम अरुण कुमार। मैं नगर पालिका इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली में शिक्षक हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 2 प्रकरण भारतीय संविधान में अधिकार का अध्ययन कर रहे हैं। वीडियो के भाग 1 में 2 मूल अधिकारों की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अब वीडियो भाग 2 में जो शेष मूल अधिकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो तीसरा जो आपका मूल अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 और 24 में प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 कौन सा अधिकार आपको देता है, ये देखिए। अब अनुच्छेद 23 यह प्राविधान करता है कि किसी भी व्यक्ति का, बच्चों का, स्त्रियों का खरीदा बेचा जाना उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। अर्थात मानव दुर्व्यापार को अनुच्छेद 23 के माध्यम से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो 2 चीज आ रही है। एक तो है मानव दुर्व्यापार और दूसरा है बेगार। बेगार किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति से उसको बिना मजदूरी दिए उससे श्रम लिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? बेगार। अनुच्छेद 23 दोनों को प्रतिबंधित करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में यह प्राविधान किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको ऐसे स्थानों पर कार्य नहीं लिया जा सकता है जिससे उनके जीवन को खतरा हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है जिससे उनके जीवन को खतरा न पहुंचे। यह हम लोगों ने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो आपका मूल अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिए गए हैं। अब इसको अगर हम क्रमबद्ध ढंग से देखें तो अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के प्रचार प्रसार की, अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, जब आप लोग प्रस्तावना पढ़े थे तो उसमें आपने देखा था कि भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति का संबंध कैसा हो उसको निर्धारित करता है। व्यक्ति और ईश्वर का संबंध क्या होगा वह व्यक्ति के ऊपर छोड़ देता है। यह हो गया अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 धार्मिक मामलों में जो राशि व्यय की जाती है, जो पैसा खर्च किया जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं दे होता है, वह कर से मुक्त होती है। और इसके बाद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का प्राविधान करता है। इसमें यह प्राविधान किया गया है कि अगर राज्य से वित्त पोषित
शिक्षण संस्था है तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर वह किसी ट्रस्ट का स्कूल है, स्ववित्त पोषित है, तो वह धार्मिक शिक्षा दे सकता है। ये हो गया आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको थोड़ा नोट कर लें, समझ लें, फिर आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद है जो पांचवा आपका मूल अधिकार है, वह है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30 में प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 कौन सा अधिकार प्रदान करता है, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 29 यह कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 30 में यह प्राविधान किया गया है कि जो अल्पसंख्यक है वह शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की आज़ादी या अधिकार प्रदान किया गया है। ये हो गया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको भी नोट कर लें, थोड़ा समझ लें, फिर आगे चलते हैं। अब छठवां जो मूल अधिकार आपका है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दिए गए हैं अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। उपचार का क्या मतलब होता है? जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। उपचार के लिए, उपचार प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। ऐसे ही जब आपके मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 वह दरवाजा है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में पहुंचकर आप संवैधानिक उपचार मांग सकते हैं। यह अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। अब जब अनुच्छेद 32 के आधार पर जब आप सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट या लेख जारी करता है। 5 प्रकार के रिट या लेख जारी करता है। कौन कौन से लेख हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसा शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हाजिर करो। यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब न्यायालय उस व्यक्ति को अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से सशरीर हाजिर करवा करके उसकी जांच करता है। अगर उसकी गिरफ्तारी अवैध है तो उसे तत्काल रिहा करने का आदेश जारी करता है। ये हो गया पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रिट है परमादेश। परमादेश रिट तब ये जारी की जाती है जब
किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तब उच्चतम न्यायालय यह कहता है कि या तो राजधर्म निभाओ और नहीं तो अपना पद छोड़ो। तीसरा जो रीट है वह है प्रतिषेध। प्रतिषेध रीट तब जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा होता है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं होता है। तब उच्चतम न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करते हुए कहता है कि इस सुनवाई को तत्काल बंद किया जाए। और चौथा जो है वह है उत्प्रेषण रीट। उत्प्रेषण रीट तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले पर निर्णय दे देता है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं था। और पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा रीट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी पद पर अवैध रूप से पहुंच जाता है। तब न्यायालय यह पूछता है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये लास्ट में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, यही मेन आपको उपचार उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार हम लोग भारतीय संविधान में जो प्रमुख अधिकार दिए गए हैं उसकी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में मानवाधिकार, भारत में मानवाधिकार संरक्षण, भारत में मानवाधिकार संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। मानवाधिकार किसे कहते हैं? व्हाट इज ह्यूमन राइट्स? मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं, मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। उसको कोई प्रदान नहीं करता है, बल्कि जैसे ही मनुष्य के रूप में पैदा हुआ उसके अधिकार उसको प्राप्त हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं? मानवाधिकार। कभी कभी प्रश्न बन जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार तथा मानवाधिकार में क्या अंतर है? तो मौलिक अधिकार आप जानते हैं, इसको संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। मानवाधिकारों को संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। यह कोई राष्ट्र राज्य लागू करता है, जबकि मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की घोषणा पत्र के द्वारा जारी किया जाता है। ये मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होता है, जबकि मौलिक अधिकार किसी देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होता है। ये सब मूल डिफरेंस है मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में। अब हम लोग देखेंगे कि मानवाधिकार भारत में संरक्षण कैसे करता है। आप जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संधि और समझौतों को लागू करने के लिए भारत भी कटिबद्ध है। इसलिए मानवाधिकार
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया। इसके आधार पर क्या किया गया, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होता है, उसके कार्य क्या क्या हैं। तो फिर हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। हेडिंग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसमें पहली हेडिंग डालिए गठन। राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। सदस्य उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश। फिर इसके बाद जो तीसरा सदस्य होता है उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसके पश्चात दो ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जिनको मानवाधिकार के विषय में विशेष अनुभव हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गठन हो रहा है, अध्यक्ष कौन होता है, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। जो दूसरा जो सदस्य है वो उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जो तीसरा सदस्य होता है वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और दो सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित विशेष ज्ञान हो। इसको नोट करिए आप लोग, इसको नोट करें आप लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो गठन होता है, इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सदस्य उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दूसरा जो सदस्य होता है उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित विशेष ज्ञान हो। इसको नोट करें आप।
नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद पदेन सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। पदेन सदस्य में जो पहला होता है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, पहला। दूसरा पहला होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का अध्यक्ष। दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष। तीसरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। और चौथा है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ये 4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इसको नोट करें जल्दी से। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। यहाँ पे आप आयोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ भी आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके कार्यों की चर्चा करेंगे। कार्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2 प्रकार से अपने कार्यों को करता है, 2 तरीके से। पहला, पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर, और दूसरा स्व प्रेरणा से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2 तरीके से कार्य करता है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसके प्रार्थना पत्र पर या स्व प्रेरणा से, स्व मोटो से। जब पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर किसी मानवाधिकार उल्लंघन की जानकारी मिलती है तो आयोग मौके पर पहुंचकर उसकी जांच करता है। इसके बाद इसका जो दूसरा कार्य है, कारागारों तथा बंदी गृहों में जा कर के बंदियों की स्थिति की जांच करना तथा सुधार के लिए सरकार को अनुशंसा करना। इसके बाद जो तीसरा इसका प्रमुख कार्य है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित जो विधिक जानकारी है उसके लिए जन जागरूकता फैलाना। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए कार्य, एक और जो प्रमुख रूप से कार्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, उसमें यह भी है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संधि और समझौते हैं उसको भी लागू करवाने के लिए सरकार को सलाह देना। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। इसके बाद आप जो है
कुछ गृह कार्य नोट करिए। गृह कार्य, गृह कार्य में पहला आप नोट करिए जो प्रश्न है, पहला प्रश्न नंबर 1। किस मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने, किस मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? प्रश्न नंबर 2। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी की जाती है? प्रश्न नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये तीनों प्रश्न नोट करें आप। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के लिए, इस प्रश्न के लिए थोड़ा सा हम आपको इंडिकेट कर दें कि 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ था, इसलिए 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब इस अध्याय को पढ़ने से आपको लाभ क्या क्या हुआ है? पहले तो आपको गृह परीक्षा, आगे बोर्ड परीक्षा में आपके मददगार होंगे, और जब आप सरकारी सेवाओं में जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं जब आप उसमें प्रतिभाग करेंगे, तो ये अध्याय आपकी बहुत ही मदद करेगा। इन्हीं बातों के साथ आज की कक्षा समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।